Randy. Randy. Randy, Randy, Randy. If you've ever been called Randy, just accept it. You are one. Let's talk about how Karwa Chauth is patriarchal. फेमिनिज्म इज माई फेवरेट सोशल मीडिया नीश और इसको एक मूवमेंट से नीश बनाने का काम हमारे खुद के इन्फ्लुएंसर्स ने किया है जो खुद को एक फेमिनिस्ट बुलाते हैं। जहां पहले फेमिनिज्म को एक रिफॉर्म की तरह देखा जा रहा था, वही फेमिनिज्म अब खुद रिफॉर्म हो चुका है मैन हेटिंग में। Okay. ये टर्म एग्जिस्ट इसलिए करता है जिससे कि वीडियोस की रीच बढ़ सके, उसके व्यूज बढ़ सके और उसकी एंगेजमेंट बढ़ सके और सोशल मीडिया पे रेवेन्यू जनरेशन हो सके। इससे ज्यादा अब फेमिनिज्म का काम नहीं बचा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूब चैनल। एक दिन अंडररेटेड हटा के बोलूंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैंने एक असली साइकोलॉजिस्ट और एक असली कंटेंट क्रिएटर के साथ थोड़ी सी बातचीत करी है, जिससे कि मेरे को ना एक कंटेंट क्रिएटर और एक साइकोलॉजिस्ट दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू पता चले। एंड जो कि बाय द वे खुद को बुलाते हैं कंटेंट क्रिएटर और साइकोलॉजिस्ट। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली है जिसको तुम्हें ना थोड़ा सा एक ओपन माइंड से सुनना पड़ेगा, तभी तुम एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आजकल जो तुम जेंडर वॉर देख रहे हो वो आज के ही फेमिनिज्म का बाई प्रोडक्ट है। हर सिचुएशन में जेंडर वॉर को घुसा देना एक सोशल मीडिया ट्रेंड बन चुका है। अब भले वो प्रणीत मोरे वाला केस हो या फिर केतन अग्रवाल वाला केस। और अगर तुमने कमेंट सेक्शन खोल लिया तो फिर तो तुम्हें एक अलग ही दुनिया दिखने वाली है। अरे सारे लड़के होते पिस्ट है, ये तो मर्स होते हैं, सारी लड़कियां होती ही रंडी है। मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स यही होता है। देखो प्रॉब्लम ये है कि जब तुम हर सिचुएशन में जेंडर वॉर का एंगल घुसा देते हो तो फिर तुम उस पर्टिकुलर एक्शन को उस जेंडर के साथ एसोसिएट करने लग जाते हो और धीरे धीरे वही एसोसिएशन इतना जनरलाइज हो जाता है कि आज हम सुनते हैं कि ऑल मेन आर डॉग्स, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। ये एक सोशल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है जो मैं आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। Okay. पर ये चीज तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम जितनी ज्यादा गालियां दोगे, जितना ज्यादा रेज बेट होगे कमेंट सेक्शन में, उनका उतना ही फायदा होगा। उनकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, उनकी रीच बढ़ेगी और उतना ही उनका पैसा भी बढ़ेगा। अगर आपको अपने पीआर से, अगर आपको कितनी गालियां पड़ रही है या फिर अगर आपको आपकी फेस वैल्यू किस साइड है, नेगेटिव या पॉजिटिव साइड, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, तो सूडो फेमिनिस्ट से पैसा कमाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इजी हो गया है। कुछ भी सिलेक्टिव आउटरीच बोल दो किसी भी जेंडर के लिए, और अगर आप लड़के और आपने लड़कियों के खिलाफ बोल दिया तब तो बहुत गंदा, तब तो आप ऐसे वायरल हो जाओगे, ठीक है। और लड़कों के लिए बोलोगे तो भी वायरल हो जाओगे, पर धीरे धीरे करके बुरा बोल रहे हो, जैसे ऑकवर्ड गोट करती है या फिर वो 2-3 और फेमिनिस्ट थी उन्होंने भी किया, राइट। तो अगर आपको अपनी फेस वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, किसी और चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे डीएम्स में 1000 गाली पड़ रही है, सिर्फ आपको पैसों से मतलब है, तो सूडो फेमिनिस्ट वाला कंटेंट चल पड़ेगा आराम से। बट फेमिनिस्ट वाला कंटेंट आई थिंक चलना मुश्किल है पूरा ही, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं, और ऊपर से आप बार बार पॉइंट आउट उन्हीं लोगों को करोगे जिनको सूडो फेमिनिस्ट बनने से पैसा मिल रहा है, तो वो लोग कर ही पैसे के ले रहे हैं। इसको बोलते हैं रेज बेट इकोनॉमी। देखो एल्गोरिदम को सच से फर्क नहीं पड़ता, बट उसको ऑडियंस के अटेंशन से पड़ता है। इंस्टाग्राम विल नॉट पे यू फॉर बीइंग राइट, इट विल पे यू टू कीप पीपल ऑन इट्स ऐप। जितनी देर तक तुम ऑडियंस को रोक के रखोगे तुम्हारी रीच उतनी ही बढ़ेगी। अब भले लोग रुक के गालियां क्यों ना दे रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर हमारे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ तक भी नहीं रुकते, ये पूरा एक मूवमेंट ही चला देते हैं प्राउड रंडी के नाम से। If you've ever been called Randy, just accept it. You are one. If you accept it, it will hurt less. Because what is the worst that will happen if you accept it? What will they do to make you feel bad? Call you Randy? Okay. जिसके बाद ज्यादातर लड़कियां अपने बायो में इस हैशटैग को यूज करने लग जाती है, ज्यादातर 18 साल से कम उम्र की लड़कियां। टेल मी वन थिंग, इफ यू आर अ ट्रू फेमिनिस्ट, वुड यू वांट यंग गर्ल्स जिनका माइंड अभी फुल्ली डेवलप भी नहीं हुआ है, जिनका ओपिनियन हर समय बदलता रहता है, टू यूज दिस हैशटैग इन देयर बायो? ये मजाक चल रहा है क्या? और हमारे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ तक भी नहीं रुके। इस पूरे सिनेरियो के बाद इन सब के स्क्रीनशॉट्स को लेकर अपने स्टोरी में एक मेडल, एक अचीवमेंट की तरह पोर्ट्रे किया। इट्स जस्ट लाइक कि गांधी जी अपने फॉलोअर से बोल रहे हैं कि सुनो बहुत होगी डांडी मार्च, अब एक काम करो, प्राउड गुलाम के नारे लगाओ, क्या पता आजादी मिल जाए। सोशल मीडिया पे स्टोरीज लगा के और अपने बायो में प्राउड रंडी लिख के एक चीज बहुत जनरलाइज हो जाती है, एंड दैट इज हेट्रेड टुवर्ड्स मेन, यानी कि मिस एंडी। तेलंगाना में एक सुष्मिता नाम की 23 साल की लड़की जो कि प्रेग्नेंट थी, कमिट सुसाइड आफ्टर रिपीटेड harassment from her husband and her mother-in-law on repeated question on the paternity of her unborn child.
और ये कोई पुरानी न्यूज नहीं है, ये कल परसों की ही न्यूज है, पर किसी ने भी इस केस को कवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये न्यूज फेमस नहीं है, एज सिंपल एज दैट। केतन अग्रवाल केस, इस पूरे केस के बारे में मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इस केस की जगह इस केस के आफ्टर मैथ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। एडोर MS77 AKA डॉक्टर मुस्कान सोनी, जो कि ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट एंड सर्जन एसोसिएशन की ट्रेजरर थी, उन्होंने केतन अग्रवाल केस के बाद केतन के लिए एक सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करी थी। सो क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे, तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो #IHateMen। दो आदमी क्या मर गए, मर्द समाज में डर फैला। इमेजिन दिस कमिंग फ्रॉम अ डेंटिस्ट। एक इंसान जो अब इस दुनिया में ही नहीं है उसके बारे में ये बोलना कि उसके बाल नहीं थे और अगर झूठ बोलेगा तो मरेगा ही। भाई उस बंदे की नेटवर्थ ना 600 करोड़ थी, वो अगर तुम्हारे 7 पुश्तों को मुंडवा के उनकी हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा देगा ना, तो फिर भी उसके पास 500 करोड़ तो बचेंगे जो तुम्हारी अगली 7 पुश्तें नहीं देख पाएंगी। गुड जोक। सिचुएशन इससे भी ज्यादा खराब है क्योंकि ऐसे लोगों ने इंटरनेट पे सिया को छोड़ के बाकी सबको ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। पहले केतन को ब्लेम करा, फिर उसके पेरेंट्स को ब्लेम करा, सिया के पेरेंट्स को ब्लेम करा और अब पूरे सोसाइटी को ही ब्लेम कर दिया कि सोसाइटी की ही गलती है। ये ट्वीट देखो, केतन अग्रवाल डिजर्व्ड इट। एवरी अरेंज्ड मैरिज शुड हैव द सेम लॉजिकल कंक्लूजन। In fact, the girl's father should also face the similar wrath. अब ये मैन ईटिंग नहीं है तो और क्या है मैन ईटिंग? इस केस में पेरेंट्स को ब्लेम करना बेसलेस है, पर जहां पेरेंट्स और सोसाइटी को ब्लेम करना चाहिए वहां पे इनका मुंह बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यूज नहीं मिलेंगे, न्यूज की कवरेज ही नहीं है इतनी, तो फिर कवर ही नहीं करेंगे। शिवानी चौहान, एक 19 साल की लड़की ललित वर्मा के साथ भागकर शादी कर लेती है। उसके बाद शिवानी के घर से जब पुलिस कंप्लेंट होती है तो इन दोनों को समन किया जाता है पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद पता है क्या होता है? शिवानी के पापा उस पुलिस स्टेशन में आते हैं और पुलिस के सामने शिवानी को स्टैब करके मार देते हैं क्योंकि उसके पापा इंटरकास्ट मैरिज के लिए एग्रीएबल नहीं थे। बस इसके लिए, बस यही रीजन था शिवानी को मार देने का। अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए मिनिमम मैरिज एज ही हटा दी कि कभी भी कर लो शादी। डिवोर्स को इतना मुश्किल बना दिया है कि अब लड़की को अगर डिवोर्स चाहिए उसको मल्टीपल विटनेसेस की जरूरत है, जिसको इनवैलिड करने की पावर उसके पति के पास दी गई है। लड़कियों को पब्लिकली बोलने से मना कर दिया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने से मना कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं वहां पे वैसे। लड़कियों को पब्लिकली बोलने से मना कर दिया है, हिजाब को मैंडेटरी कर दिया है और बाहर पब्लिकली बिना उसके मर्द के निकलने से भी मना कर दिया। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस को लीगलाइज कर दिया अफगानिस्तान में, जब तक उस लड़की की हड्डियां ना टूटे और सर ना फट जाए। लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रहा है, तुम जाके चेक कर सकते हो। यहाँ ये सारे फेमिनिस्ट चुप है। क्या यहाँ किसी लड़की के राइट्स वायलेट नहीं हो रहे? ओ अच्छा, न्यूज की कवरेज नहीं है ना, समझ गया। सॉरी, मैं नहीं बोलूंगा अब अगली बार से। चुप हो जा बिल्कुल। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि जब तुम इनको क्वेश्चन करोगे या फिर काउंटर करोगे, ये तुम्हें रेपिस्ट ही बुला देंगे या फिर स्ट्राइक मार के चुप करवा देंगे। मैं गांड फाड़ के हाथ में रख दूंगा मैं। तुम बोल क्या रहे हो भोसड़ी के सुबह उठ के अपने आप से? इसको बोलते हैं द स्ट्रॉ मैन फैलेसी। आसान शब्दों में आर्ग्यूमेंट को इस तरह ट्विस्ट कर देना जिससे कि तुम्हारे लिए रिप्लाई देना कन्वीनियंट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट अ फेमिनिस्ट, यू आर अ मिसोजिनिस्ट एंड एवरी मिसोजिनिस्ट इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट। कोई सेंस नहीं है इस बात का। कोई सेंस है इस बात? इनके वीडियोस में तुम्हें एक चीज बहुत ही कॉमन देखने को मिलेगी, दैट इज सिलेक्टिव आउटरीच। दे डेलिबरेटली चूज टू टारगेट द रिचुअल्स, कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ द मोस्ट सेक्युलर कम्युनिटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि इनको पता है कि बैकलैश नहीं मिलेगा। जैसे कि सिंदूर को बस एक रेड लाइन बोल देना, करवा चौथ को एक पेट्रियार्कल सिंबल बोल देना। When a tradition asks only women to fast, only women to prove love with hunger, only women to pray for their husband like he's a god, and it's sold as romance by Bollywood, that's not love, that's patriarchy. भाई मुझे तो डर ये है कि दशहरा को पेट्रियार्कल ना बोलने लग जाए कि माँ सीता से क्यों नहीं तीर चलवाया, आ गया ना मर्द एक और लड़की को प्रोटेक्ट करने। अबे भाई सेंस तो बनाओ कुछ चीज का। इनके आर्ग्यूमेंट में सेंस के अलावा हर एक चीज मिलेगी तुम्हें। इनकी दिक्कत यही है कि द मोमेंट दे सी अ वुमन सैक्रिफाइसिंग समथिंग फॉर हर फैमिली, इनकी फट जाती है भाई। फॉर सम रीजन ये ट्रिगर कर देता है इनको। इफ योर बॉडी वॉज स्क्रीमिंग फॉर फूड, देन स्टॉप स्क्रीमिंग ऑन द कैमरा एंड गो हैव सम फूड।
इट इज एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। पहली बात तो करवा चौथ मैंडेटरी है नहीं, तो मुझे नहीं पता कि ये पेट्रियार्कल कैसे हो गया। दूसरी बात, मुझे नहीं पता ये कहाँ पे रह रही है, पर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे मोस्टली लोग करवा चौथ को नहीं मानते, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे ऑफिस गोइंग है एंड बहुत बार होता है कि पीरियड से भी डील करना पड़ता है, तो बहुत लोग नहीं मान पाते एंड दैट इज फाइन। भाई मेरे खुद के फैमिली में आज तक किसी ने करवा चौथ को सेलिब्रेट नहीं करा और किसी ने कभी जज नहीं किया। यू मेंशन कि आपकी मदर को करवा चौथ नहीं रखना, तो इसके लिए ओपननेस है। अगर किसी को रखना है और काम नहीं करना उस दिन, तो उसके लिए भी ओपननेस है। अब फेमिनिज्म कहाँ चाहिए? जहाँ जिन घरों में जो फीमेल्स या मेल्स जबरदस्ती करवा रहे हैं ये चीज कि करवा चौथ रखना ही पड़ेगा और खाना भी तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, काम पे भी तुम्हें ही जाना पड़ेगा, सब तुम्हें ही करना है और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, वरना तुम्हें मेंटल टॉर्चर करेंगे, नहीं तो फिजिकल टॉर्चर करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। यहाँ फेमिनिज्म की जरूरत है। यहाँ नीड नहीं है कि जो अपनी मर्जी से चीजें कर पा रहे हैं उनको और रोमांटिसाइज और ग्लोरीफाई कर दो फेमिनिज्म में। आपके पास रिसोर्सेज है तो उन लोगों के लिए खड़े हो ना, स्टैंड लो ना। फेमिनिज्म तब रियलिटी में आएगा जब हम अपनी मेड्स के बर्तन अलग रखना बंद कर देंगे। फेमिनिज्म का मतलब क्या है? इक्वालिटी। जो हमारे घर में है, हमारे हेल्पर्स हैं, उन्हीं को अगर हम इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे, अरे डाइनिंग टेबल पे नहीं बिठाएंगे, नीचे बिठाएंगे उनको। एसी चल रहा है तो एसी में मत बैठो, बाहर पंखे में बैठो। खाना खाने तो अलग चम्मच अलग ग्लास लो। ये चीजें जब बेसिक लेवल पे चीजें चेंज होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली ये डिबेट ऑफ फेमिनिज्म, डिबेट ऑफ सोशल रिफॉर्म वगैरह वगैरह, पेट्रियार्की वगैरह वगैरह सब धीरे धीरे अपने आप सेटल हो जाता है। आप इंसान समझोगे ना, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, लड़का हो लड़की हो, बच्चा हो बच्ची हो, तो जब आप अपने लेवल पे सामने वाले को ठीक ट्रीट करोगे, तो वहीं से सोशल रिफॉर्म शुरू होता है। एज सिंपल एज दैट। और अगर तुम्हें फोर्स किया भी जा रहा है तुम्हारे आसपास के लोगों के द्वारा, तुम्हारे खुद के फैमिली से, तो इसमें रिचुअल की क्या गलती भाई? रिचुअल तो ऑप्शनल है ना, फोर्स तो तुम्हारे लोग कर रहे हैं, तो तुम इस चीज में रिचुअल या फिर सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते, तुम्हारे फैमिली को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें फोर्स कर रहे हैं। ये दूसरे कम्युनिटी के रिचुअल्स के बारे में कभी बोलते हुए नहीं दिखेंगे, जहां पे ऑप्शन होता भी नहीं है। ओ अच्छा, सॉरी, व्यूज नहीं आएंगे ना, फिर भूल जाता हूं मैं भी। ये तुम्हें हर एक रिचुअल जहां पे लड़की थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस कर रही है उसको ऑप्रेसिव बोल के तुम्हें बेच देंगे, पर उसके पीछे की कहानी नहीं बताएंगे। पर टेंशन मत लो, ये अंडररेटेड यूट्यूबर कब काम आएगा। ऊपर से देखोगे तो फिर तुम्हें दिखेगा कि यार हमारे फीमेल गॉडेसेस हैं, फीमेल डीटीज हैं, और कुछ रीजन्स तो फेमस ही इसलिए है, जैसे कि बंगाल दुर्गा पूजा के लिए फेमस है। तो दूसरी तरफ तुम्हें आज भी डाउरी सिस्टम दिखेगा। हम सती सिस्टम 1839 तक फॉलो किया करते थे, और आज भी तुम्हें घूंघट सिस्टम देखने को मिलता है सोसाइटी में। तो ऐसा क्यों? इसका आंसर बहुत सिंपल है। जितने भी रिचुअल्स जो आज पेट्रियार्कल बोलकर रीब्रांड किया जा रहा है, वो पहले एक रिचुअल नहीं हुआ करता था, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता था। जब भारत में इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने घूंघट पहनना स्टार्ट कर दिया था खुद से ही, जिससे कि वो इन्वेडिंग आर्मी से खुद को बचा सके, एब्डक्शन से बचा सके, क्योंकि उस टाइम पे इन्वेडिंग आर्मीज एब्डक्ट करके लड़कियों को मार्केट में बेच देते थे। सती सिस्टम या फिर जौहर जैसी प्रथाएं इसलिए फॉलो होती थी जिससे कि जो इस्लामिक इन्वेडर्स हैं वो उनको कैप्चर करके इंसेव ना कर दे, रेप ना कर दे, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग डेड बॉडीज को भी नहीं छोड़ते थे। चाइल्ड मैरिज भी इसलिए शुरू कर दी थी इन लोगों ने, जिससे कि जो लोकल इस्लामिक रूलर्स हैं वो अनमैरिड लड़कियों को हारम में जाके ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह अडॉप्ट किया था सोसाइटी ने। व्हाट इफ आई टेल यू कि नॉर्थ इंडिया में पहले शादियां अभी सुबह हुआ करती थी, पर वो रात को इसलिए शिफ्ट कर दी जिससे कि जो विजिबिलिटी है ऑफ अ ह्यूज गैदरिंग उसको रिड्यूस कर सके। बट तुम लोग बोलोगे कि ऋषि भाई अब तो इन्वेडर्स भी नहीं है ना अंग्रेज है, तो फिर आज भी क्यों ये सिस्टम फॉलो होता है? सोशल कंडीशनिंग की वजह से। मतलब कि जिस एनवायरनमेंट में तुम बड़े होते हो वही एनवायरनमेंट तुम्हारा बिलीफ बन जाता है। यानी कि जो सबसे पहली जनरेशन थी जिन्होंने इन रिचुअल्स को एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट किया था, उन्होंने तो एज अ डिफेंस ही अडॉप्ट किया था।
बट जो उनकी अगली जनरेशन थी, जिन्होंने जो इस एनवायरनमेंट में बड़े हुए, जो इन रिचुअल्स को देख के बड़े हुए, उनके लिए वो एक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं रहा, उनके लिए वो एक बिलीफ बन गया। हमें 1947 में सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की जरूरत नहीं थी, इस सोशल कंडीशनिंग से भी आजादी की जरूरत थी। बट सैडली हमारे पॉलिटिशियंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम को अब्यूज करते हैं टू स्टे इन पावर। जनता को जानबूझ के गरीब रखते हैं जिससे कि फ्रीबीज बांट सके, जेंडर, कास्ट और रिलीजन के बेस पे वोट मांगते हैं। इससे उन्हें वोट तो मिल जाते हैं, पर सैडली लोग बढ़ जाते हैं, सोसाइटी बढ़ जाती है। मुझे एक फेमिनिस्ट बता दो जिसने हमारे ट्रेडिशंस को ब्लेम करने की जगह, हमारे सोसाइटी को ब्लेम करने की जगह एक रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन दी हो। तुम्हें नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस सोशल कंडीशनिंग को अगर ठीक करना है ना, तो फिर हमें फेमिनिज्म की नहीं, हमें एक सोशल रिफॉर्म की जरूरत है। क्योंकि फेमिनिज्म वहां पे काम आता है जहां पे लड़कियों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे, वहां पे काम आता है जहां पे लड़कियों को एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे। हाँ, वही जगह जो आज डेमोक्रेसी का बाप बना घूमता है, जिन्होंने डेमोक्रेसी खुद एक नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से फैलाई है। और जिस टाइम पे उस जगह लड़कियों को एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे, हमारे यहाँ पे फीमेल रूलर्स फॉरेन इन्वेजन से हमें बचा रहे थे। बट ठीक है, अगर मेरी जनरेशन और मेरी आगे आने वाली जनरेशन को फेमिनिज्म से ही इस सोशल कंडीशनिंग को ठीक करना है तो वही सही। पर दिक्कत यही है कि इसका डायरेक्शन ही गलत है, क्योंकि असली प्रॉब्लम्स के बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात किस पे हो रही है कि भाई मेट्रो में सबसे लास्ट कोच क्यों लड़कियों के लिए है, उनको चलना पड़ता है। भाई मेट्रो तो इतनी छोटी होती है, कभी मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे भी नहीं गए होंगे ये लोग। इफ यू हैव रीच, इफ यू हैव व्यूज, इफ यू हैव डिसेंट फैन फॉलोइंग, देन यूज इट टू हेल्प पीपल। यही तो था ना मोटिव कंटेंट क्रिएशन का। बट नहीं, हम रीच को अपने खुद के लिए यूज करेंगे, हमें चाहिए पैसा। फेमिनिज्म का तो ये मोटिव था ना, टू बी द वॉइस ऑफ ऑल द ऑप्रेस्ड वुमेन। जिन लड़कियों की खुद की आवाज नहीं है, उनकी आवाज बनो। नहीं तो इस मूवमेंट का कॉज और मतलब धरा का धरा रह जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस वीडियो का पर्पस किसी को हेट करना नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू लेट पीपल नो कि किसी भी इन्फ्लुएंसर को अंधों की तरह फॉलो मत करो। थोड़ा सा अगर तुम अपना दिमाग लगाओगे तो फिर तुम्हें खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा जो हो सकता है तुम्हारे इन्फ्लुएंसर से अलग हो। बिकॉज पीपल ऑन द इंटरनेट दे जस्ट केयर अबाउट रीच, व्यूज, और उन व्यूज से कितना पैसा आ सकता है वो वही सोचते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता फेमिनिज्म या फिर किसी अच्छे कॉज से, क्योंकि अगर पड़ता तो फिर वो मिसलीड नहीं करते। बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे वो उनका करियर है, तो फिर उनको रीच, व्यूज ये सब देखना पड़ेगा। मुझे खुद बुरा लगता है जब मेरी कोई वीडियो नहीं चलती है तो, बट मैं किसी अच्छे कॉज को पल्यूट नहीं करूंगा अपने वीडियोस के लिए। ये एज अ क्रिएटर तो बहुत अच्छा कर रहा है। इतने कम टाइम में इतनी बड़ी ऑडियंस को केटर करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत लोग नहीं कर पाते। तो एज अ क्रिएटर तो ठीक है, बट एज अ फेमिनिस्ट आई डोंट थिंक सो दे हैव द विजन। एज अ मर्द मुझे बुरा लगता है when I see on the internet this selective hate for just one gender, for just one community। किसी भी एक सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो जाती है, कोई भी एक इंसिडेंट हो जाता है, तुरंत लोग पहुंच जाते हैं एक पर्टिकुलर जेंडर को गाली देने। और एज अ मेल मेरे को बहुत खराब लगता है, क्योंकि तुम ऐसे जेंडरलाइज नहीं कर सकते यार। वो पूरे एक जेंडर के लिए, पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे एक रिलीजन, कास्ट के लिए unfair है। Making your entire personality about hating men is also a male-centric behavior. We were never meant to compete. We were meant to cooperate. As simple as that. I hope तुम्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। What do you think about this situation? Let me know in the comment section down below. तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।